हाँ भाई नमस्कार। राम लालो, श्याम लालो, सुंदर कन्याओं, मौज चल रही है कि ग्रेविटेशन चल रही है सर। एस्ट्रोनॉट बनने की तैयारी चल रही है। चलो तो फिर आगे चलते हैं। अपन पढ़ रहे थे, याद करो बोला था सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक जैसा चल रहा है। एक लेक्चर भी नहीं चलेगा, कुछ चीजें नहीं आएगी, बाकी पुरानी से रिलेट करके अपन चलते जाएंगे। इसमें कोई क्वेश्चन वाली बात नहीं है। हाँ सर, तो याद करो अपनी पिछली बार पे चर्चा करी थी डिस्क पे आंसर करी थी सर, बिल्कुल करी थी सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर। तो आ जाओ स्फीयर पे चर्चा कर लेते हैं। पुराने स्फीयर्स याद करो, आपने जब मटेरियल पढ़ा था यानी जब आपने इलेक्ट्रिक पढ़ा था तो चार टाइप के स्फीयर पढ़े थे, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। हमारे लिए कोई ऐसा मास तो होता नहीं है जो शिफ्ट हो सकता है चार्जेस की तरह। तो अपने लिए ना वो जो कहानी रिलेट करेगी वो रिलेट करेगी हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग जैसे, क्योंकि वो जो हॉलो कंडक्टिंग और हॉलो सॉलिड कंडक्टिंग वाला थे तो में चार्जेस दौड़ सकते थे। मास तो जहां पाती वहीं रहेगा, दौड़ सकता नहीं हो। अरे हाँ सर, तो इनके जो स्फीयर रिलेट करोगे आप किसके, जो आपके हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर कंपेयर करोगे फॉर्मुलेस, वो कंपेयर करोगे किससे, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से। अच्छा सर, के फॉर्मुलों से। अरे हाँ, क्योंकि मैं चार्ज पाते थे वहीं रह जाता था, इसमें मास चार्ज लगा दो वहीं रहेगा। हाँ सर, तो कहानी आपको याद आई, अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, शानदार लगेगा, जबरदस्त लगेगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। देखो भाई, सोचो भाई, बात फील्ड टू यूनिफॉर्म टेनिस सर्कल याद करो। देखो पुरानी बातें पुरानी याद करता हूं। देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, मान लो इस क्यों रेडियस आर याद करो, इसमें पॉइंट ए अंदर हो तो कुछ चीजें याद कराता हूं आपको। मैं वो दो चीजें एक साथ दिखाता हूं, आपको अच्छा लगेगा। ध्यान सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड ए क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड ए होता था 0, ये पॉइंट मान लो बी। इलेक्ट्रिक फील्ड बी क्या होता था, इट इज अ पॉइंट चार्ज दैट इज k q by r, बिल्कुल सही, जनरल आर। याद करो पोटेंशियल ए क्या होता था, वो होता था k q by बड़ा r। अरे हां, मैं दोनों चीजें एक साथ दिखाता हूं, काम खत्म करते हैं। ऐसे पोटेंशियल बी क्या होता था, k q by छोटा, याद है, भूल गए। अरे हां, ऐसे ही अगर आपका एक हॉलो स्फीयर है जिसका मास m है और रेडियस r है और उसका पॉइंट a है और ये पॉइंट b है, और आपसे पूछा जाए ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए, तो आप लिखोगे 0, ग्रेविटेशनल फील्ड एट बी आप लिखोगे k की जगह माइनस जी, q की जगह m g माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर, माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर। गड़बड़ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तो कह रहा हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछ ले। क्या पूछ ले, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अरे वही कहानी चलने वाली है भैया, ध्यान से देखो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछ ले ए पर तो लिखोगे, ध्यान से सुनना, k की जगह माइनस जी, अरे हां, q की जगह m बाई आर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट बी ओ हो माइनस जी एम बाई आर। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, वही पुरानी रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। ध्यान से सुनो, अगर कोई आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी की बात करे और आपसे आपसे ग्रेविटेशनल फील्ड और आर का ग्राफ बनाए तो शुरुआत में 0, बाद में माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर, तो आर बराबर आता है 0, फिर माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर। अगर आप चाहो तो उल्टा भी बना सकते हो, कैसे मैं आपको बताता हूं। तो किताबों में ऐसे बनाते हैं, ऐसे बना लो, उल्टा बनाना चाहो तो ध्यान से सुनना। नीचे क्यों बना रहा हूं, माइनस है इसकी, क्योंकि जगह में ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे होगी। अरे हां सर, तो देखो ऐसे ग्राफ बनाएंगे, टक 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 टक, आर बराबर आता है 0 ईजी। अरे हां सर, और उसके बाद उल्टा क्यों ना, समझ में आया क्या। अरे हाँ सर, सीधा भी बना सकते हैं, कई बार मैंडू वाइज बनाते हैं, जैसे हमने एनिमेशन में मैंडू वाइज बना रखा है, पर डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ऐसे कोई अगर आपका पोटेंशियल वीजी और आर का ग्राफ बनाए तो देखिए उल्टा ही बनाता हूँ। शुरुआत में माइनस जी एम बाई आर, ओके सर, ओहो अलग अलग से बनाते हैं, अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। माइनस जी एम बाई आर, आर बराबर आर तक, उसके बाद घटने लगा 1 बाई आर से। अरे हाँ सर, ध्यान से देखो, तो हॉलो स्फीयर के अंदर ग्राफ याद रखो, 7 चीजें होती थी, 6 चीजें अपने पढ़ ली। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बाहर, ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर बाहर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अंदर बाहर, उनके ग्राफ्स, पुरानी कहानी रिपीट टेलीकास्ट। हॉलो स्फीयर, ग्रेविटेशनल हॉलो स्फीयर विल बी कंपेयर्ड बाय सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स। व्हाई, ये बता चुका हूं। जो कहानी वहां सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स में पढ़ी है ना, वो पूरी की पूरी ग्रेविटेशन में आ सकती है। गड़बड़ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। अरे हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। जोरदार में आप उल्टे बना के बताए, कई दफा सीधे बनाते हैं, उल्टे बनाना थोड़ा समझ आई, माइनस टाइप की चीज होती है वो, इसलिए ओ के को अपन प्लेस करते हैं माइनस जी से, क्यू को अपन प्लेस करते हैं एम से। कहानी अपनी बिल्कुल क्लियर है, क्लीन है, समझने वाली है, शानदार जानदार जबरदस्त है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हां सर, एक सवाल कर दूं। A thin spherical challenging uniform is cut into two parts by a plane and kept separated as shown in the figure. The point A and B are the centers of the plane section of the first part and second part respectively. Show that the gravitational field at A due to the first part is equal to the magnitude of the gravitational field at B due to the second part. सवाल देखने में पड़ा है, सॉल्यूशन एक लाइन का है। सॉल्यूशन एक लाइन का है, सवाल को पढ़िए। एक पूरा गोला था, उस गोले के ऐसे दो टुकड़े कर दिए, दोनों की कैप को अलग कर दिए। अब जो दोनों का कॉमन पॉइंट था, एक बन गया ए, एक बन गया बी, यानी कि जब ये पूरा गोला था ऐसे, जब ये पूरा गोला था, ओके सर, तो ध्यान से देखो, ये ऐसे कट करने से पहले यहाँ पे एक पॉइंट था, अगर इसको अलग और इसको अलग कर दें तो क्या ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ए बन जाए। अरे हाँ सर, आपसे बोला गया कि ये शो करिए कि फर्स्ट पार्ट की वजह से ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही सेकंड पार्ट की वजह से बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन अपोजिट होगी। ऐसा इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि अगर ये पूरा हॉलो स्फीयर था तो क्या ईजी नेट क्या यहाँ पर 0 था। अरे हॉलो स्फीयर के अंदर तो ग्रेविटेशन फील्ड 0 होती है। अरे हाँ सर, मतलब इसकी वजह से अगर अपन देखें तो अट्रैक्टिव ग्रेविटेशन ईजी इधर होगी और इसकी वजह से इधर होगी, और ये दोनों ईजी ए ईजी बी बराबर होंगी। क्यों, क्योंकि जब इन्हें मिलाया जाए तो ये 0 होनी चाहिए। अरे हाँ सर, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। क्या बात समझ में आई है। हाँ सर, बिल्कुल समझ आई है सर, जोरदार सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर, कुछ नहीं, सुनो। सही लगा है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर, बहुत जबरदस्त सर, ओह बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अच्छा हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, शानदार है, जानदार है, जबरदस्त है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें, करते चलो, बढ़ते चलो। देखो भाई, सोचो रे भाई, बाबा रे भाई, ओ हो क्लियर है सर, क्लियर है सर, अरे पक्का। चलो भाई, एक और सवाल करते हैं। थ्री कॉन्सेंट्रिक शेल्स ऑफ मासेस m1 m2 m3 हैव रेडियस, ये सवाल आप शुरू में कर चुके हो, एक बार आगे बता रहा हूं, तो वैसे ही है। थ्री कॉन्सेंट्रिक शेल्स ऑफ मासेस m1 m2 m3 हैव रेडियस a b and c respectively. Find the force of particle of mass m q पर और p पर। ध्यान से ऐसे बना देना, ठीक, ये अपना a, ये अपना b, ये अपना c, ठीक है। p पॉइंट अपना यहाँ है और ध्यान से देखो तो q पॉइंट अपना बाहर है, मतलब पार्टिकल इज लोकेटेड एट q। अच्छा, तीनों के मास दे रखे m1 m2 m3। अब भाई साहब जो भी पढ़ाया उसका ध्यान देना बस, यहाँ पे मास m है। ओहो, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है Eg नेट कोई इनटू
एम। अरे हाँ सर, क्यू वाले पॉइंट पे क्या ग्रेविटेशनल फील्ड तीनों की वजह से आएगी। हो तो फोर्स एट क्यू इक्वल टू माइनस जी एम वन बाई ए सॉरी वाई माइनस जी एम टू बाई वाई माइनस जी एम थ्री बाई वाई तीनों की वजह से इंटू एम। ये फोर्स होना चाहिए माइनस क्यू अपोजिट डायरेक्शन में है इधर की तरफ। अरे हाँ सर, ऐसे अगर अपन फोर्स एट पी की बात करें तो पी बाई एम थ्री की वजह से कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगी, सिर्फ एम वन एम टू होगी, मतलब माइनस जी एम वन बाई एक्स माइनस जी एम टू बाई एक्स इंटू एम। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? जैसे ध्यान से सुना होगा, हाँ सर रिपीट टेलीकास्ट ही चल रहा है भाई, आगे जमीन से रिपीट टेलीकास्ट ही चलेगी। अगर रिवीजन हो रहा है एक तरीके से, बोलो यस और नो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, शानदार है, जबरदस्त है, बोलो पक्का? हाँ सर, हो गया सर, हो गया सर, बहुत बढ़िया सर। लो भैया हो गया, देखो तो आंसर आएगा अपना, देखो चेक करें क्या यहाँ माइनस जी एम बाई बाई स्क्वायर बाई स्क्वायर स्क्वायर आएगा ना, पोटेंशियल थोड़ी फोर्स लिख रहे हैं। अरे हाँ सर, चलो बिल्कुल सही, पक्की बात। तो देखो सही आएगा अपना, देखा तो, अरे हाँ सर मैं टू लिख रहे हैं, और बी में क्या जाएगा सिर्फ 1% बोलो क्या है? पक्की बात, सही लग रहा है सर, शानदार सर, जानदार सर, जबरदस्त सर, अरे पक्की बात, कोई तकलीफ नहीं यार। अब देख सॉलिड स्फीयर तू जानता है, वो मैं फ्लूइड पोटेंशियल दोनों लिख के बताऊंगा, ध्यान सुनना। याद करो मैं आपको पुराने फॉर्मूले बताता हूँ, जिसमें क्यू और रो हुआ करता था, रो की वैल्यू क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब हुआ करती थी, ये अपना रेडियस आर हुआ करता था। याद करो ये पॉइंट अपना ए हुआ करता था, ये पॉइंट बी हुआ करता था। ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी के क्यू आर बाई आर क्यूब या फिर रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। याद है, भूल गए? हाँ सर। बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी के क्यू बाई आर स्क्वायर। हाँ सर। याद करो पोटेंशियल एट ए होता था के क्यू बाई 2 आर क्यूब 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बिल्कुल सही। और पोटेंशियल एट बी हुआ करता था के क्यू बाई आर। ओ माय गॉड, याद है कि भूल गए हो? ये सब पुरानी कहानी है सॉलिड स्फीयर की। अरे सॉलिड स्फीयर, बिल्कुल सॉलिड स्फीयर के अंदर भी चार्ज हुआ करता था, वैसे इसके अंदर भी मास है, तो इसको कंपेयर करेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स को। जो स्फीयर्स बनते हैं ग्रेविटेशन में, वो नॉन कंडक्टिंग से कंपेयर करे जाते हैं, क्योंकि मास अपने आप को यूज करके डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, जहां चिपका दिया वहीं रहते हैं। अरे हाँ मास, तो कंपेयर वैसे करेंगे। तो सोचो, ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट बी ले लो, ये दूरी आर ले लो, ये भी दूरी जनरल आर ले लो। ध्यान से देखो, अगर इसके लिखें तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए कंपेयर करते हुए लिखेंगे इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, रो आर वेक्टर बाई 3 यहाँ पे से याद है कि भूल गए? अरे हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, जैसे आपने लिखा है उसमें मैं देखता हूँ, तो रो के की जगह माइनस जी एम, बिल्कुल सही, आर बाई आर क्यूब, मैं टू से लिख सकते माइनस का मतलब अपोजिट, बस इतना लिखना चाह रहा हूँ, बोल है। अरे हाँ सर, आर वेक्टर फॉर्म लिखना, ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिखते हैं ना, ए क्यू आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। हाँ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो ऐसे लिखो, माइनस क्यू समझ आया क्या? रो आर बाई 3 लिख सकते हो आप, एकदम लिखो, मैंने के क्यू आर वेक्टर बाई आर क्यूब से कंपेयर कर दिया, तो मास से रिलेशन करते हैं, तो माइनस जी बाई आर क्यूब बाई आर वेक्टर इनटू आर वेक्टर। ओके, मतलब इधर होगी ग्रेविटेशनल फील्ड। ऐसे अगर ग्रेविटेशनल फील्ड एट बी लिखी जाए तो लिखा जाएगा माइनस जी एम आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब, या सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा जाए बी पर तो लिखा जाएगा माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर। माइनस का मतलब अपोजिट, इधर बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर मैं तो कह रहा हूँ ई का ग्राफ बनवा लिया आपसे, ये लो सर, ई जी और आर का नेगेटिव में से नेगेटिव बनाओ, ध्यान से देखो, शुरुआत में ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ये लो, कब तक? आर बराबर आर तक। अरे हाँ, उसके बाद क्या आपको ग्राफ समझ में आ रहा है? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। इजी और आर का ग्राफ सब पुरानी कहानी, अरे डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। ओके सर, ओहो ऐसे भी देख रहा हूँ, अगर आप ये कहानी होगी, मतलब पोटेंशियल लिखा जाए, पोटेंशियल देखो क्या लिखे, माइनस जी एम बाई 2 आर क्यूब 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अरे हाँ सर, या तो पैराबोला हुआ करता था, सॉरी पैराबोला हुआ करता था। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही है। ऐसे ही अगर मैं सोचूं पोटेंशियल एट जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट बी इज माइनस जी एम बाई आर, अगर इसका कोई ग्राफ बनवा ले तो फिर से देखो, वी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये ऐसे पहले बनेगा क्या चीज, आर बराबर आर तक पैराबोला, फिर बनेगा हाइपरबोला। याद है कि भूल गए हो? याद है सर, याद करो, जब आर की वैल्यू 0 रख देते हैं तो आता है माइनस 3 gm बाई 2 आर, माइनस 3 gm बाई 2 आर। जिसने ये कहानी याद है उसे रिपीट टेलीकास्ट लगेगा, वो है रिपीट टेलीकास्ट, वो प्रूव कराया हमसे, इसलिए तो उसकी बात कराया गया है उसको। अरे यस और नो, फिर रिवीजन हो रहा है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है, वाह वाह। अब क्या करें? अच्छा बताऊं, ये सॉलिड स्फीयर की कहानी यही खत्म नहीं हुई, मैं पोटेंशियल सब साथ में बता दिया आपको, ग्रेविटेशन पोटेंशियल इसी कहानी खत्म नहीं हुई। ध्यान से समझो, तो हमारी अर्थ भी सॉलिड स्फीयर ही है, तो अर्थ पे बहुत चर्चा करेंगे इसकी, तो फिर इसको थोड़ा अलग नए नाम से सिखाऊंगा। तो सॉलिड स्फीयर की कहानी खत्म नहीं हुई, फिर आई अर्थ के नाम पर, अर्थ के नाम पर ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे, उसके थोड़े नए नए फॉर्मूले से दिखेंगे, हाइपर होंगे वो, यही टर्मिनोलॉजी थोड़ी इधर करेंगे। अच्छा हाँ, इसलिए इसी कहानी से रिलेट करेंगे। फिर जो मैं बोला चमका, अच्छा ये की कहानी कौन सी? सॉलिड स्फीयर वाली। क्यों? क्योंकि भैया आदमी तो सॉलिड स्फीयर है और अर्थ पर पीएचडी करनी हमको आनी चाहिए, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। बोलो भाई, सही जा रहे हो सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। आ गया, उतार लो ये पुराना रीजन, ये नए फॉर्मूले रिपीट टेलीकास्ट के साथ। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, देखो भाई, सोचो भाई, तो आगे से बात करते हैं, पे आया माइनस जी बाई आर स्क्वायर आर क्या है, माइनस जी बाई आर क्यूब, देंगे तो माइनस जी बाई आर क्यूब सबसे लिखा है। हो इन्होंने उल्टा नहीं बनाया, सीधे बना लिया, कोई बात नहीं, बनने दो, अपन तो मिल से करें। अच्छी बात है भाई। A uniform solid sphere of mass m and radius r is surrounded by symmetrically by uniform thin spherical shell of equal mass and radius 2r. Find the gravitational field at distance 3r by 2 5r by 2। कर सकते हो तुम लोग ये सवाल, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है, गड़बड़ नहीं करना। अरे बोलो भाई, अरे हाँ, अरे सोचो रे भाई, सॉल्व रो। A uniform solid sphere of mass m and radius r। ओके, सॉलिड टक 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 टक। ओके, मास कितना है? m है, ठीक है। इसके आउटर पे एक और 2r का रेडियस का थिन स्फीयर है, जिसका रेडियस कितना है? 2r, जिसका मास कितना है? m। ओके,
अब आपसे सवाल पूछा गया, तुम कर सकते हो, कुछ गलती करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली सही करोगे। अगर फॉर्मूले पुराने याद है तो, और अभी जो बताया वो याद है तो कर दो। अरे हाँ हाँ, अरे शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। शर्मा तो कम ही आ रहे हैं, और क्या कम होंगे? क्या कहते हो भाई? हाँ सर, हाँ सर, चलो भाई, बहुत बढ़िया भाई, शानदार भाई, जानदार भाई। ओके, आ जाइए। 3r/2 1.5 r यहाँ कहीं है ना, ये 1.5 r ओके, और 2.5 r यहाँ कहीं है कि नहीं? अब इस वाले पॉइंट को ये मान लो, इसको भी मान लो। ए वाले पर बाहर वाले स्फीयर का कोई इंपैक्ट नहीं है, और अंदर वाले स्फीयर के लिए वो बाहरी पॉइंट है, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए लिखी जाएगी सिर्फ अंदर वाले की वजह से। अंदर वाले भारी पॉइंट है तो पॉइंट मास रिएक्ट करेगा -gm/3/3r/2 का होल स्क्वायर, यानी कि -4gm/9r²। सही लग रहा है बिल्कुल? बोलो सही है क्या? अरे हाँ सर। बी वाला पॉइंट दोनों के बाहर, क्या दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड? अरे हाँ। क्या दोनों का मास जुड़ जाएगा? अरे हाँ। तो -g × 2m/5r/2 का 5r/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो कितना हुआ? 2 4 4 8 -8gm/25r²। बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार, मजेदार, शानदार, जबरदस्त है। अरे पक्की बात। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो। देखो रे भाई, देखो रे भाई, बाबा रे भाई, क्या होता है क्या? हो लो भाई, देखो आपने सही करा क्या? देखे तो चेक करें तो -4gm भाई, माइनस मतलब वो तो ठीक है, समझते हैं। ओहो, बोलो सही चल रहा है क्या? बिल्कुल सही सर। और दूसरे दोनों सही कर रहे हैं, उतार लो उसको। अरे बोलो भाई, माइनस बोला अंदर की तरफ। ऐसे सवाल अगर आ जाए तो क्या कर पाओगे? अरे सब पुरानी है, जो पुराने करे थे ना, उनमें सब में जोड़ा जा सकता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक ऐसे आगे बताओ कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, रिप्लेसमेंट कैसे करना है, बाकी कुछ नहीं है, सब पढ़ा हुआ है तुमने। अरे पक्की बात? हाँ सर। चलो भाई, सही बात तुम्हें समझ आ गई सर, अच्छा लग रहा है। देखो अब याद करो, कभी वो वेरिएबल वाले सवाल करते थे, याद है? भूल गए? डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज given by rho equal to rho naught by r, where rho naught is the density at the surface and r denotes the distance from the center. Find the gravitational field due to this sphere at a distance 2r from its center. याद करो कैसे करते थे, तुम्हें याद है? इसमें ऐसे ही समझो कि assumption of, जैसे बताता हूँ, assumption of गॉस लॉ इन ग्रेविटेशन। देख वैसी कहानी चलेगी, सुनना। देख कैसे याद करो, गॉस लॉ क्या होता था? गॉस लॉ होता था कि अगर हमने कोई गॉसियन सरफेस बनाई, ये चार्ज q1, ये चार्ज q2, तो आप लिखते थे इंटीग्रल E.dA, ऐसे बताओ सवाल के थ्रू, इक्वल टू q(n/ε0), यस और नो, है ना? अगर आप सोचो तो आप मास के लिए, ऐसे आपकी गॉसियन सरफेस है, ये मास m1, ये मास m2, तो आप क्या लिखोगे? इंटीग्रल Eg.dA इक्वल टू m इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो, तो अपनी एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं? 1/4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू k। तो 1/एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखते हैं? 4πk। अरे हाँ, तो इसे लिख लो q इन इंटू 4πk। ठीक, तो इसे लिखा जाएगा m इनसाइड इंटू 4πk की जगह -g। तो इसको ग्रेविटेशनल गॉस लॉ को आप ऐसे लिख सकते हो, Eg.dA इक्वल टू 4π - 4πg m इनसाइड। सवाल करने के लिए काम करता है, कोई बुराई नहीं है। सवाल करने के लिए काम करता है, कोई बुराई नहीं है, तो सवाल करो रिपीट तरीका से, पुराना वाला, सब पुराना वाला रिपीट तरीका से। आप एक बार जैसे समझ लीजिए। अच्छा, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, ये लिख सकते हैं m इनसाइड, वही सब चलेगा। ये वाला सवाल रो वेरिएबल वाला आपको करा चुका हूं, फिर एक बार और करा दूंगा अभी, क्योंकि थोड़ी सी मैच है, पर कुछ नया नहीं आने वाला है, सब कुछ वही चलने वाला है। डरने की, घबराने की, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? करते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, सोचो रे भाई, बाबा रे भाई, ठीक भाई, चलो भाई आगे बढ़िए मास्टर, बिल्कुल सर, कौन रुक गया आपको? चलो भाई, हो गया हो गया हो गया, ये हो गया, ये अपन लिखा दो। इसमें क्या करना है, ध्यान समझो भाई, कि अपन ध्यान से देखें तो मैं आपको थोड़ा सा करके बताऊं। देखो मैं खुद देखेगा, मैं तो अच्छा लगेगा। देखो ठीक, मान लो यार रेडियस है, ऐसे अपना मास बिखरा हुआ है, और वो चेंज करा हुआ है। पुरानी बातें रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे बच्चे लगेगा, बार बार क्यों पढ़ा रहा है, यार मुझे तो लगेगा थोड़ा रिवाइज करा रहा है, और तुम्हें बताइए कौन पढ़ा रहा है? ठीक है, अब 2r दूरी पे बात करें, तो 2r दूरी पे अपन ऐसे समझो गॉसियन सरफेस, टक 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 टक, ये 2r दूरी, ओके, ये 2r दूरी पे अपन ने क्या ले लिया? गॉसियन सरफेस। लो भाई, ये अपनी गॉसियन सरफेस, टक 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 टक, ये अपनी गॉसियन सरफेस, इसमें Eg इधर होगा, सिमेट्री जो भी होगा, Eg तो उल्टा होगा, ऐसे पहले Eg इधर होगा, Eg इधर होगा, तो dA और इसके बीच में एंगल हमेशा 180 होगा, तो लिखा जाएगा Eg इंटू इंटीग्रल Eg dA इक्वल टू, मैं बात कर रहे हैं, तो इक्वल टू -4πg इंटू मास इन। तो Eg इंटू माइनस Eg इंटू एरिया, दैट इज 4π 2r का होल स्क्वायर, Eg इंटू 4π 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू -4πg m इन। 4π ने 4π को मार दिया, खेल है इस m इन को निकालने का। ओहो m इन क्या इस पूरे स्फीयर का मास है? अरे पर उस पूरे स्फीयर में तो रो वेरिएबल है, अगर रो वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, डरिए मत, कहने को एक टफ सवाल है पर कहानी पुरानी है। क्यों ना x पे जाके dx का एक एलिमेंट लिया जाए, टक 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 टक, याद आ रहा है कुछ? अरे हाँ सर, x पे जाके dx का एक एलिमेंट लिया जाए, इस एलिमेंट में जो dm मास है वो लिखा जाएगा रो एज अ फंक्शन ऑफ r या x, जो भी आप लिख रहे हो, रो एज अ फंक्शन ऑफ x इंटू 4πx² dx। अरे हाँ सर, अच्छा रो एज अ फंक्शन ऑफ x स्मॉल r, आपको क्या देखा देखा तो पीछे देखना, रो नॉट बाई r। अरे हाँ सर, वो x ले लो, r ले लो, तो आप लेना लिख लो, रो नॉट बाई x। देखो भाई, तो भैया जो m इन आया, क्या वो इंटीग्रेशन ऑफ dm आया? क्या वो असलियत में, ध्यान से देखो, क्या वो रो x यानी कि रो नॉट r बाई x इंटू 4πx² dx इंटीग्रेट कर पाए रो नॉट r 4πx dx? ऐसे सही कर रहा हूँ क्या? 4πx² है ना उधर? अरे हाँ सर, वैसे इंटीग्रेट कर लो, सब सही चल रहा है ना? x dx, और x लिमिट कहाँ से कहाँ तक? ध्यान से देखो तो 0 से लेकर सिर्फ r तक, क्योंकि मास तो सिर्फ r तक ही है। अरे हाँ, तो रो नॉट r 4πx² 2 यानी कि r² 2 यानी कि रो नॉट 4πr³ 2, ये मास आ गया m इन।
ये एम वहां रख दिया जाएगा तो ईजी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। रख दीजिए ईजी इंटू 4r स्क्वायर इक्वल टू जी मास इन कितना रो नॉट 4 बाई आर क्यूब बाई 2। 4 ने 4 को फिर से मान लिया, मैंने अगर सब कुछ सही कर रहा हूँ कैलकुलेशन वाइज, ये आर स्क्वायर ने आर को मान लिया तो जी रो नॉट आर बाई 2, जी रो नॉट बाई आर बाई 2, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। देखो कैलकुलेशन के लिए आंसर देगा, चेक करें एक बार। पाई जी रो नॉट बाई 2 बिल्कुल सही। दुकान से क्या पाई जी रो नॉट आर बाई 2, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अब कहने को ये टफ सवाल है, अरे पर है तो पुराना ही, इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है। बोलो भाई, सोच लो। हाँ सर बिल्कुल बढ़िया सर, शानदार सर। लो भाई लेट कर गया पीछे से, मैंने बोला था क्या ना भी गड़बड़ नहीं करना। अच्छा सर, इलेक्ट्रो आनी चाहिए भाई साहब, तभी आप कर पाओगे। इसलिए कहानी है, मैंने तो आपके बारे में पढ़ा तो इसलिए दोगे सब। लो भैया लो, ये बोलो ये हो, अरे सब सवाल कहलाते हैं, पर मैं तो कह रहा हूं आ भी जाए तो भी हमें करना आना चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? लो भैया एक सवाल देखो शानदार, आ जाओ देखो, ला जाओ। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू स्टार्स, मान लो बहुत बड़े स्टार है, उनके बीच में दूरी है 10 a। एक की तरफ से सारे आंसर दिए, एक स्टार का मास है m, उसका रेडियस है a, दूसरे स्टार का मास है 16 m, उसका रेडियस है 2 a, और उन दोनों के बीच सेंटर से बीच दूरी है 10 a। द बॉडी ऑफ मास m इज फायर्ड, मान लो हम इस स्टार से इस स्टार पर मास m को पहुंचाना चाहते हैं, तो सवाल ये है कि इतनी भी मिनिमम होनी चाहिए कि ये इस स्टार से निकलकर इस स्टार पर जाकर टकरा जाए या मिल जाए। बोलो क्लियर है? तो व्हाट मिनिमम वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड ऑफ अ पार्टिकल मास m such that it will reach to the another star of radius a and mass m if we project it from a star of 16 m mass and radius 2a and the distance between the stars is 10 a। पहले बताओ क्या सवाल समझ आया? पहले बताओ क्या सवाल समझ आया? अच्छा अब ध्यान से देखो, तुम्हें कहानी समझ में आती जाएगी धीरे 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 धीरे। कैसे भी बताता हूं, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। एनर्जी कंजर्वेशन आएगी वही मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि भाई साहब ग्रेविटेशन अपने आप में कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। यस और नो? हां सर बिल्कुल है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे पक्का? अरे सोच लो। हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। अब क्या करें? ध्यान से देखो, चलो एक बात बताओ, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, क्या हमें ए से बी पहुंचाना है? तो क्या हमें एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन ए एंड बी गिव्स यू रॉन्ग आंसर। पहली बात, अगर आपके मन में ए से लेकर बी तक एनर्जी कंजर्वेशन मतलब ऐसा मान लो कि वेलोसिटी एट बी इज 0 और आप बोलो और आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ और बी मिनिमम निकाल लो, ये गलत आंसर होगा। अच्छा, क्योंकि आपसे पूछेगा मिनिमम कितनी रफ्तार ए की चाहिए कि वो बी तक पहुंच सके। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ए से जब पार्टिकल को फेंका गया तो अभी उस पर उसको एमबी छोटा सा भी अट्रैक्ट कर रहा है और बड़ा भी अट्रैक्ट कर रहा है, और जब वो ए पर है तो उसको बड़ा वाला ज्यादा फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है। हाँ सर, और छोटा वाला कम से कर रहा है। पर जैसे जैसे उधर जाएगा क्या इन्फ्लुएंस ऑफ बड़ा स्टार कम होता जाएगा और इन्फ्लुएंस ऑफ छोटा स्टार बढ़ता जाएगा। हाँ, क्या बीच में कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर बीच में आ जाएगा, कहीं पर ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर क्या क्या बड़े स्टार का इन्फ्लुएंस और छोटे स्टार इन्फ्लुएंस बराबर हो जाएगा। उससे आगे क्या बी वाला छोटा स्टार क्या अपने आप अट्रैक्ट कर लेगा? अरे हाँ, यानी कि क्या मैं उस जगह तक अगर पहुंचा दूं ए को जहां पर दोनों का इन्फ्लुएंस बराबर हो गया है, उसके बाद क्या बी वाला अपने आप खींच के ले जाएगा? हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। बोलो यार, अरे सोच लो, इसी किसी के मन में ए से लेकर बी तक, बी कहां पे पॉइंट है? छोटे स्टार की सरफेस तक, वहां तक पहुंचने के लिए ए कौन सा पॉइंट है? बड़े स्टार की सरफेस पर। तो अगर किसी के मन में ए से लेकर बी तक ले जाने में एनर्जी कंजर्वेशन का भाव आ रहा है तो इसका आंसर नहीं आएगा, सही आंसर नहीं आएगा। कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा, पर वो भी मिनिमम नहीं होगा, क्योंकि एक बार अगर आप बीच वाले उस पॉइंट तक पहुंच गए जहां से बी वाले का इन्फ्लुएंस डोमिनेट कर जाता है, अगर आप वहां तक भी पहुंच गए तो बी वाला अपने आप अपनी तरफ खींच लेगा। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। और हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है। बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर बिल्कुल सही है सर, जोरदार सर, मजेदार सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। अब क्या करें सर? लो आ जाओ भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ से आप पहुंचे। लो भाई, ये ए पॉइंट वो वाला, इसे बोला गया पी। सोचो ये किस जगह पर होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये दूरी मान लो x, और तो ये दूरी हो गई 10a - x। इस जगह पे eg इसे मान लो ड्यू टू 2, eg ड्यू टू 1 एंड eg ड्यू टू 2 सेम होनी चाहिए। तुम ध्यान दो, जिस जगह पे ग्रेविटेशन फील्ड बराबर होगी ना, इससे पहले तक यहां से लेकर यहां तक 2 विल डोमिनेट। अरे हाँ सर, और यहां से लेकर यहां तक 1 विल डोमिनेट। क्या बात समझ में आती है? यानी कि अगर मैं सबसे पहले वो पॉइंट निकालूं जहां पे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस चेंज हो रहा है, हाँ सर, इस जगह पर Eg1 और Eg2 यानी कि फोर्स ऑन मास m ड्यू टू 1 स्टार 1 और फोर्स ऑन मास m ड्यू टू स्टार 2 बराबर होना चाहिए या Eg बराबर होना चाहिए। हाँ सर, तो लिखो भैया, अच्छा सवाल है। तो पहले Eg लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे दोनों के बाहर पॉइंट? तो मैंने लिखना है Gm बाई 10a - x का होल स्क्वायर इक्वल टू G 16m बाई x स्क्वायर। हाँ सर, Gm ने एक दूसरे को मार दिया। 10a - x का होल स्क्वायर इंटू 16 इक्वल टू x स्क्वायर, दोनों तरफ रूट ले लें। 10a - x इंटू 4 इक्वल टू x, 40a - 4x इक्वल टू x, 5x इक्वल टू 40a, x इक्वल टू 8 है। ओहो, x की वैल्यू क्या गई? 8a। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो आपको कहानी समझ आएगी कि भैया ओहो, कहानी समझ आएगी कि भैया लो भाई, ये दूरी अपनी 10a थी, कितनी थी? 10a। यहां से इस जगह से ध्यान से देखना, इस जगह से
8a दूरी पर, 8a दूरी पर वो पॉइंट आएगा जहां पर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बदल जाएगा। यानी कि अगर पार्टिकल बढ़िया सवाल है, अगर पार्टिकल P तक पहुंच गया तो 1 पर, ये 1 स्टार है ना, ये 2 मान लेते हैं, 1 पर अपने आप चला जाएगा। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, अगर पार्टिकल P तक पहुंच गया तो 1 पर अपने आप चला जाएगा। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर। बस अब देखो, यानी कि आप क्या करो, आप इतनी रफ्तार दो ए पॉइंट पर कि P पर जस्ट पहुंच जाएं, यानी कि P पे रफ्तार क्या हो जाए 0 और ये हो जाए V मिनिमम। और हाँ, अब देखो एनर्जी कंजर्वेशन between A and P. So kinetic energy at A plus potential energy at A equal to kinetic energy at P plus potential energy at P. अब पहले समझो वही पुरानी कहानी, क्या पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज बेसिकली, ध्यान से देखो तो मास m इनटू क्या पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एनर्जी एट P इज m into potential at P. Now, what is potential at A? Potential at A is due to two current. One is due to two sphere, one is due to one sphere. देखना गड़बड़ नहीं करूँ। तो टू स्फीयर की वजह से पोटेंशियल माइनस G 16m by 2A। और हाँ सर, सरफेस पोटेंशियल तो नहीं होगा ना? हाँ। और 1 की वजह से कितनी दूरी पर है? 1 से ये 1 कितनी दूरी पर है? 10 पे नहीं, 8 पे। और क्या वो आउटसाइड पॉइंट है? अरे हाँ, तो माइनस GM by 8A। सही कराऊंगा तो ये हो गया 8। तो देखो माइनस GM by 8 तो कॉमन आ गया, यहाँ अंदर बच गया 8 + 1 by 8। सही चल रहा है? समझ आ रहा है क्या? अरे हाँ, 8 × 64 + 1 65, तो माइनस 65 GM by 64A। बहुत बड़ा सा सवाल पर अपन करेंगे। अरे हाँ, माइनस 65 GM by 64A। ओके, ऐसे ही पोटेंशियल एट P क्या लिखा जाएगा? 1 से 2 1 से 10 है, तो माइनस G 16m by 8A माइनस GM by 2A। तो ये हो गया 2, बिल्कुल सही चल रहा है। हाँ, तो माइनस GM by A कॉमन आ गया, 2 + 1 by 2 बच गया। हाँ, सही लग रहा है। 16 और 8 बिल्कुल सही चल रहा है। 2 + 4 4 + 1 5, सो माइनस 5 GM by 2A। अरे हाँ सर, काइनेटिक एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv मिनिमम स्क्वायर। पोटेंशियल एट A into m, पोटेंशियल एनर्जी है, अब लिखेंगे माइनस 65 GM by 64AM। काइनेटिक एनर्जी P 0, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस 5 GM by 2A into m। ठीक है, तो हाफ m ने m को 70 से फिर से मार दिया, बिल्कुल सही। ठीक, ये 2 ने 32 और ये 2 को फिर मार दिया, बिल्कुल सही। तो v स्क्वायर मिनिमम क्या बचा? देखिए 65 GM by 32A माइनस 5 GM by A, दैट इज GM by A। हाँ, 5 को कॉमन ले लो, 5 कॉमन आ सकता है, तो 5 GM by A बिल्कुल सही चल रहा है, कॉमन आ गया। तो ये 12 5 13, तो 13 by 32 माइनस 1। जरूरी क्या ये अपने सब सही कराया क्या? हाफ ऑफ mv स्क्वायर मिनिमम, पोटेंशियल अपन लिख लिया माइनस 65 GM by, इस जगह पे अपने पोटेंशियल एनर्जी सही लिखी बिल्कुल माइनस में, इसको इधर ले गए, कहीं कुछ तो गड़बड़ चमत्कार मचाया अपन ने। रुक जाओ, देखो भाई कहाँ चमत्कार मचाया। पोटेंशियल एट ए माइनस GM by 2A माइनस GM by 8A माइनस GM by 8A 8 + 1 by 8 8 × 64 + 1 65 by 64 थोड़ी, ओहो यहाँ पे मिस्टेक देखो, ये 8 है, ये क्या है 8। ओके, तो अगर ये 8 है, रब क्यों नहीं भाई, चलो कोई बात नहीं, ये बेसिकली 8 है ना। तो जब काटोगे तो काट के 4 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा ये 4, तो ये ऐसे आएगा। 24 मिनट, ये आएगा GM by A कॉमन ले लेते हैं, नीचे बचेगा 65 by 4 माइनस 5, तो इधर बचेगा 65 4 20, 65 माइनस 20 इज 45 GM by 4A। हे भगवान, सही है ना। तो V मिनिमम की वैल्यू आई √45 by 4 GM by A। ये आंसर आया भैया मेरा। तो एक बार चेक कर लेते हैं, आइए चेक कर लेते हैं, √45 GM by A तब हो गया, कोई बात नहीं, कहानी तो अच्छी थी। इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ सवाल नहीं था, एक आपको ये भी बात समझानी थी कि V मिनिमम अगर पूछा जाए तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को आपको चेंज करना पड़ेगा। आंसर लिख लेंगे, ये ऑप्शन पे जानना पड़ेगा। 3 √5 by 2, 3 का स्क्वायर 9 9 45, बिल्कुल 45 से आ रहा है, और 2 का 4 परफेक्ट। देखो यहाँ गलती करता मैं 8 by 8 की। हाँ सर, ये 8 है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मुझे दिखा दो। बोलिए क्या? हाँ सर, बहुत बढ़िया। लो भाई, जोरदार सवाल, पक्की बात। पर इस सवाल में कैलकुलेशन भी थी, पोटेंशियल से पोटेंशियल एनर्जी लिखना भी आपको आना चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन भी आ गया, ये फंडा भी बता दिया कि किस जगह पहुंचा दोगे तो अपने आप पहुंच जाएगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, 3 √5 GM by A। लो भैया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अपन जो पहले कर चुके हैं, बिल्कुल वो की वही बात है। इन रीजनल स्पेस डिस्क्राइब बाय सेलिंग वेक्टर क्वांटिटी ईच पॉइंट, वही सारी कहानी भैया, कुछ गड़बड़ नहीं करनी। हालांकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो मैं पहले बता चुका हूं, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं। ध्यान से देखो, जैसे q चार्ज की वजह से r दूरी पे पोटेंशियल होता था, q by r पोटेंशियल होता था, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ऐसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। इसमें कोई खास बात नहीं है। अगर m मास है तो r दूरी पर पोटेंशियल होगा माइनस GM by r, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये पोटेंशियल तब होगा जब इनपुट में 0 मान लिया होगा। आप जानते हो कि ग्रेविटेशन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, वही कहानी अपनी यहां पर भी चल रही है।
और वही कुछ नया नहीं है, वही कहानी रिपीट हो रही है, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सॉलिड स्टेट में पोटेंशियल ऐसे ही बता दिया था। अरे हां, मैं इसको दोबारा एक बार रिपीट करूंगा, बता दूं कि भैया वही एनालॉजी चलने वाली है। जैसे ही पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल आ जाएगी, सवाल अपने कर लिया, बिल्कुल गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, ऐसे अपन समझ चुके हैं बात, फटाफट बोलते हैं। सी कैन डिस्क्राइब बाय सर्कुलर क्वांटिटी एट ईच पॉइंट नोन एज रोटेशनल पोटेंशियल। बहुत बढ़िया, वही पोटेंशियल सरफेस याद ही भूल रहे हो? याद है सर, अगर मास को छोड़ दिया जाए, अगर मास को छोड़ दिया जाए तो भैया वो ऐसे जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ए, पोटेंशियल एनर्जी बी। ठीक है भाई, वही सब कहानी भैया, वही सब कहानी क्या कि डेल्टा वी, याद करो अपन क्या लिखते थे, वही सब वर्क डन, टाइम पास नहीं करते, छोड़ो सब वही अपन, इसमें से खास बात नहीं जो अपन कर चुके हैं। ये सब लिख चुके हो तुम, ये सब लिखा तुमने, कहानी दोबारा नहीं है और टाइम पास करते आ रही है। अरे बोलो भाई, पोटेंशियल दिया कि मैंने जी में भाई यार तो पार्टिकल दूरी पर वो सब तो जैसे कर ही रहे थे, फिर से वही कहानी याद है, भूल रहे हो? याद है अपन क्या लिखते थे रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल? याद है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा करते तो लिखते थे माइनस डबा वी बाई डबा एक्स आई कैप माइनस डबा वी बाई डबा वाई जे कैप माइनस डबा वी बाई डबा जेड के कैप। ऐसे ग्रेविटेशनल फील्ड लिखोगे तो क्या लिखोगे? वही माइनस डबा वी जी बाई एक्स आई कैप माइनस डबा वी जी बाई वाई जे कैप माइनस डबा वी जी बाई टी डबा जेड के कैप। ऐसे ही अगर आपको पोटेंशियल लिखना हो तो लिखते वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इक्वल टू ई डॉट डी आर, लिखते थे ना? ऐसे यहाँ पे क्या लिखोगे? वी जी इनिशियल माइनस वी जी फाइनल इक्वल टू इंटीग्रल ई जी डॉट डी आर। वही पुरानी कहानी है, दोबारा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैसे ही कहानी चलेगी, बिल्कुल डरने की, शर्माने की, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अरे बोलो भाई, हाँ सर, बिल्कुल सही है सर, परफेक्टली सही है सर, वही सब चलने वाला है। रोटेशन फील्ड आपको पता है कि मान लीजिए मास अपन ऐसे ले लें तो उसके आसपास रोटेशन फील्ड कैसे होगी? देखो भाई, क्या ये अट्रैक्ट करता है? हमेशा ऐसे होगी। ऐसी बात है, मैं यहाँ पे एक और मास में रख दूं तो उसमें फोर्स इधर आने लगेगा, जो रोटेशन फील्ड की तरफ होगा। वही सारी कहानी, वही पहले भी बताई थी, वही कहानी चल रही है, इसमें दूसरी कहानी नहीं होती, बस इतनी सी बात अपने को याद होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ सब कुछ रिपीट टेलीकास्ट है, मैं आ दो लेक्चर बाद चालू होगा, मतलब आज के लेक्चर के बाद थोड़ा बहुत बच जाएगा तो लेक्चर जाएगा, बाकी ऑलमोस्ट फिर नई चीजें चालू होंगी। पर ये दो लेक्चर कैलकुलस स्टडीज के 10 लेक्चर के बराबर है, 10 लेक्चर के एटलीस्ट बराबर, 10 लेक्चर का मसला है फिर एनालॉजी दे के पढ़ाया जाता है। अच्छा, इसलिए उसको स्टडीज के बाद पढ़ाया जाता है, वरना उतनी फील्ड 11th में आना संभव नहीं है और आसानी से बात समझ में आती है, रिलेट कर पाते हैं। तो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, वही सब कहानी अपनी, वही सब जो मैंने आपको डीवी डी 3डी ये वो वही सब, इसमें दोबारा वापस टाइम पास नहीं करते हैं। लो भैया, लो भैया, सवाल करो, क्लैरिटी आ जाएगी। The gravitational potential in a region is given by this 20x plus 20y joule per kg. Find the gravitational field at the point x, y. Calculate the magnitude of gravitational force on a particle of mass 500 g placed at the origin 500 ग्राम। बोलो, ये सवाल करो, find the gravitational field at the point x, y। अरे बताइए, शर्माइए मत, जिसने की शर्म उसका नंबर कम। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? वही भाई साहब, ग्रेविटेशन फील्ड क्या होती है? माइनस डबा वी बाई डबा एक्स आई कैप माइनस डबा वी बाई डबा वाई जे कैप माइनस डबा वी बाई डबा जेड के कैप। बहुत ध्यान से देखो तो भैया इसमें बचा क्या? देखो, ग्रेविटेशन फील्ड डबा वी बाई डबा एक्स की वैल्यू कितनी है? डबा वी बाई डबा एक्स करोगे तो 20 आ जाएगा। जब डबा वी बाई डबा एक्स करते हैं इसको वेरिएबल मानते हैं, माइक्रो कांस्टेंट मान लेते हैं, इसे डबा वी बाई डबा वाई क्या आ जाएगा? वो भी 20 आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ई जी की वैल्यू आएगी -20 आई कैप -20 जे कैप। ओह सही करा मास्टर, देखो तो, अरे देखा तो, ओह -20 आई कैप -20 जे कैप, कौन सी खास बात? अरे देखो ग्रेविटेशन फील्ड कांस्टेंट आ गई, कैसी आ गई? कांस्टेंट। फिर कह रहा हूं सब रिपीट टेलीकास्ट है, एक लेक्चर ले रहा हूं ताकि तुम्हें पुरानी बातें याद आती जाए। अरे मैं कह रहा हूं फोर्स भी पूछ ले, 500 ग्राम ले रहा है, जो भी दे रहा है, ध्यान से देखो, 0.5 केजी लो इसको, जाओ ध्यान से देखो। इस जगह पे यानी कि ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 20 इधर है और क्या 20 इधर है, तो ध्यान से देखो क्या ग्रेविटेशन नेट फोर्स इधर 20√2 है, तो क्या इस पे फोर्स हो जाएगा? ध्यान से देखो, तो 0.5 × 20√2 यानी कि 10√2 न्यूटन। ये आ गया। अरे हाँ सर, ध्यान से सोचो, तो कांस्टेंट ग्रेविटेशन फील्ड है ऐसे। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, तो आंसर आ गया। इसमें कौन सी खास बात? वो समझ आया क्या? कोई बात की, अगर मेरे को पोटेंशियल दे रखा हो, क्या मैं ग्रेविटेशन फील्ड निकाल सकता हूं, क्या फोर्स निकाल सकता हूं? उल्टा भी पूछ सकते हैं कि ग्रेविटेशन फील्ड दे दे तो बताओ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, वर्डन क्या होगा, याद तो लिखते थे ना, वो पहले भी कर चुके हैं पुरानी बात, वर्डन बराबर -डेल्टा यू। वही घूम के वापस आया है वो, थोड़ा मैंने इसको बिखेर दिया है, तुमने देखा होगा मैंने थोड़ी सीक्वेंस ऊपर नीचे करी है, उसका कारण है, देयर इज लॉजिक बिहाइंड इट, ताकि तुम लेट करो करेक्ट अच्छा यहां गया तो ये भी कर लूंगा, वहां गया तो ये भी कर लूंगा। ये तो बहुत सीक्वेंस में भी आपको दे सकता था, और पहले सीक्वेंस दे चुका हूं एक बार, थोड़ा सा मैंने इधर हल्का फुल्का, ताकि तुम्हारा दिमाग चले, अच्छा क्या मैं इधर भी कर लूंगा, इधर भी कर लूंगा। हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, शानदार है, जानदार है, जबरदस्त मजेदार है। वो समझ आया क्या? अरे बोलो भाई। हां सर, अब वही पुरानी बात भैया, आपके पोटेंशियल वाले का पोटेंशियल लिख चुके हैं स्फीयर्स का, तो मुझे बताओ, याद करो कि अगर रिंग पोटेंशियल क्यों जरूरी है? पोटेंशियल बताओगी तो सवाल को कर पाएंगे। वही देखो, अगर क्यू आर अगर हुआ करता तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता था? याद है कि क्यू बाई √r² + x², याद है मुझे? क्या की जगह क्या आएगा? g -g, और क्यू की जगह m, पोटेंशियल एट p आएगा -gm/√r² + x²। पोटेंशियल क्या आएगा? -gm/√r² + x²। याद करो, इसका प्रूफ करने में तो वहां पे इंटीग्रेट नहीं करना पड़ा था, याद है कि भूल गए? हां सर, याद है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, मजेदार है सर। अरे पक्का, अरे सोच लो, उतार दे लो फटाफट। कोई एनालॉजी चल रही पुरानी, k को -g हो गया, करने कुछ जल्दी आ जाओगे तो -gm/√r² + x²। ओहो, ग्रेविटेशन फील्ड तो दोनों चलते। लो भाई, a circular ring of mass m and radius r is placed in y z plane with centered origin. A particle of mass m is released from rest from the point x = 2r. Find the speed with which it will pass through the center of the ring. पहले तो इस रिंग की वजह से कैसे अट्रैक्शन लगेगा? हाँ, क्योंकि eg लगेगी इधर, eg का मैग्नीट्यूड आप जानते हो, vg भी लगेगा इधर, इसकी वजह से आएगा। बताइए सेंटर पर आने पर क्या उसकी वेलोसिटी होगी? इंटीग्रेशन से करेंगे या डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन से करेंगे? पोटेंशियल लिखकर तुम जानते हो किससे करना है, पोटेंशियल लिखिए पर, पोटेंशियल लिखिए ऊपर और एनर्जी कंजर्व करिए और वेलोसिटी टोल आइए। कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत वो इंसानियत तुम्हारे में है, गड़बड़ मत करिए। अच्छा हाँ सर, कर सकते हैं सर, करो, अरे कर दो, अरे हाँ,
कर सकते हो तुम लोग, वही पुरानी कहानी पर सवाल नहीं, आगे कर लो, करो करो करो। ये जो पुराना पढ़ा के हम लोग में बहुत बोर होता है, बोर तो नहीं होता, पर हाँ मुझे लगता है यार पढ़ तो लिया ऐसा है कि नहीं। अच्छा अच्छी बात है, दोबारा फिर भी मैं तसल्ली से पढ़ा रहा हूँ, पूरे ढंग से एक सवाल भी ले हम, ताकि कुछ पुराना भी रिवीजन हो जाएगा, नया से भी बात हो जाएगी, लिंक भी बन कर पाएंगे, है ना, पुराने टाइप के रिवीजन टाइप सवाल आ जाएंगे। फिर आप ध्यान दो, ऐसे एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन ए एंड ओ, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए, क्योंकि बाइसेप्स सब कुछ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ओ प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ओ। काइनेटिक एनर्जी एट ए 0 है, काइनेटिक एनर्जी एट ओ हाफ एम वी स्क्वायर है, जो आपको निकालनी है। पोटेंशियल एट ए इज बेसिकली मास m इनटू पोटेंशियल एट ए। पोटेंशियल एट ए की वैल्यू है माइनस जी एम बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर, दैट इज माइनस जी एम बाई रूट 5r। ऐसे ही पोटेंशियल एट ओ है m इंटू पोटेंशियल एट ओ, दैट इज m इंटू माइनस जी एम बाई आर, यानी कि माइनस जी एम बाई आर। सही कर रहा हूँ क्या? हाँ। तो देखो पोटेंशियल एट ए लिखा गया माइनस जी एम बाई पोटेंशियल जी एट ए लिखा गया रूट 5r इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। एम को मार दिया, ध्यान से देखो, तो इधर आया जी एम बाई आर कॉमन, इधर बच गया 1 बाई रूट 5, सॉरी इधर लाएंगे तो 1 माइनस 1 बाई रूट 5 इक्वल टू 2 को इधर ले आओ वी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू दी गई जी एम बाई आर 2 जी एम बाई आर रूट 5 माइनस 1 बाई रूट 5 का रूट वी। अरे बोलो सही है क्या? हाँ सही है। अब आंसर बनना चाहिए, वो अलग बात है, कहानी लिखनी आती है कि नहीं आती? आती है सर, उसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बात हमें समझ में आती है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर बिल्कुल सही है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो, देखो भाई, सोचो रे भाई, बाबा रे भाई, ओ ये हो गया, लो भाई, ये सब अपन कर चुके। पोटेंशियल मैं पहले ही करा चुका हूँ, दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं, रिंग का पढ़ लिया आपने, ध्यान से देखो, ये सब करा चुका हूँ मैं आपको, तुम चाहो तो इसमें एक और कर सकते हो, ध्यान से बोले लिया क्या? अरे पक्की बात, याद करो उसका पोटेंशियल क्या आया था, सिग्मा बाई 4 ऑफ किसका? डिस्क का, वो मैं शब्द में डिस्क का, ध्यान से देखो, डिस्क का पोटेंशियल याद करो, अपने कहा टक 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 सिग्मा, तो ये आया था सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यार रहने दे, छोड़, कुछ याद है अपने वो एक्स पे जाके डीएक्स लिया था? अरे हाँ सर, पक्की बात है, छोड़ो, ज्यादा करने का टाइम करना हो तो कर सकते हो, ऐसी खास बात नहीं, ठीक है, छोड़ दे। बेसिकली डिस्क का भी अगर आ जाए तो क्या आप रिप्लेस करके पोटेंशियल ऑफ डिस्क ऐसे लिखो, होमवर्क लिखो, पोटेंशियल ऑफ डिस्क खुद करो, ये मैं नहीं बताऊंगा, खुद करो। कर सकते हैं क्या हम करके? अरे कर सकते हैं क्या हम करके? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं सर, 110% कर सकते हैं। रिंग करा दी मैंने, होल स्क्वायर करा दिया मैंने, सॉरी स्क्वायर करा दिया मैंने, और भी बहुत सारी चीजें आ सकती है, इसमें कोई शक संशय वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल रिलेशन आपको लेना आना चाहिए, गड़बड़ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। हाँ सर बिल्कुल जरूरत नहीं है सर, पक्का 110% क्लियर, शानदार, जानदार, जबरदस्त, मजेदार। अरे पक्का, चलो भाई, तो ये अपने माइनस जी एम बाई आर माइनस जी एम बाई आर माइनस जी एम बाई 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये सब कहानी अपने कर ली, बोल गया है। एक सवाल करो, एट द पोल ऑफ द अर्थ द बॉडी इज इंपॉर्टेंट वेलोसिटी नॉट डायरेक्टली वर्टिकली अप फाइंड द हाइट टू व्हिच द बॉडी विल असेंड। बोलो क्लियर है? ऐसा मान लो कि r है, ये मास ऑफ अर्थ है, आपने v नॉट से फेंका, ठीक। अब अर्थ वाले इन सवालों पर असलियत में अगर अपन ध्यान से देखें तो अर्थ वाले इन सवालों पर क्या ये v नॉट की हाइट, मेरा सवाल ये है, क्या ये v नॉट की हाइट जो अपन याद करो लिखते थे, जो h max हुआ करता था, याद करो जब अपन नॉर्मल पढ़ते थे, क्या v नॉट स्क्वायर बाई 2g है? क्या ये सही है या बताओ ये कब सही है? क्या ये सही है या बताओ ये कब सही है? या तो अगर आपकी सर्फेस से किसी पार्टिकल को v से देखो या v नॉट से देखो तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? v u स्क्वायर बाई 2g या v नॉट स्क्वायर बाई 2g। क्या ये सही है? सर इतने सर इतना टाइम से पूरी अपने कहानी पढ़ी है तो सही था, सोच के क्या ये हमेशा सही है या हमने जो पढ़ा था उसकी कोई कंस्ट्रेंट थी? अच्छा देखते हैं। अरे सोचो, अरे गांडीड, अरे पक्की बात, इस बारे में अगले टर्न पर तुम सोच के आओगे, इस बारे में अगले टर्न पर तुम सोच कर आओगे। अरे बोलो भाई, अगले टर्न पर सोच कर आना है। अच्छा तो सोच ही तो नहीं पाते हैं सर। अरे सोचो भाई, या बता दूं सोच के आओगे? अरे बता दूं सोच के आओगे? अरे पक्की बात, अरे गांडीड, ओहो ध्यान से देखो, बता दूं क्या? कंट्रोल नहीं हो रहा मेरे से, बता दूं? अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो ये तो हमने पहले पढ़ा था, यानी कि अगर हम अपने बेसिक तरीके से इसको करें जो हमने अभी तक सीखा है, हमारा अर्थ क्या है पहले बताओ? अर्थ है अपना सॉलिड स्फीयर, यस और नो? बिल्कुल सही। अच्छा मान लेते हैं उसका मास me है, कितना है me? अरे बोलो भाई, मान लेते हैं उसका मास कितना है me, ठीक है सर, उसका मास कितना मान लेते हैं? मेरे हिसाब से जल्दबाजी नहीं करते हैं, तुम उसको ट्राई करो। मैं इस कहानी को सुनाने से पहले मैं आपको इसकी पीछे की कहानी और सुनाऊंगा, तब इस सवाल को बताओ। बोलो यार पहले सोच के आना कि क्या ये v नॉट स्क्वायर बाई 2g सही है कि गलत है? ये v नॉट स्क्वायर बाई 2g सही है या गलत है? सोच के आना है बिल्कुल, बोलो पक्का? अरे सोच लो। हाँ सर सोच के आएंगे अपन पक्के से।